नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो देश के हर उस व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है जिसका कहीं भी बैंक अकाउंट है। चाहे आपका सेविंग अकाउंट एसबीआई में हो, पीएनबी में, कैनरा बैंक में, एचडीएफसी बैंक में या किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में, अगर आप अपने खाते से रोज़ाना पैसे जमा करते हैं या निकालते रहते हैं तो अब आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। वजह यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैसे की जमा और निकासी को लेकर कुछ सख्त नियम लागू कर दिए हैं, जिनकी जानकारी होना अब हर अकाउंट होल्डर के लिए ज़रूरी हो गया है। आज हम इस वीडियो में आपके सेविंग अकाउंट से जुड़ी नई ट्रांजैक्शन लिमिट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिन पर आयकर विभाग अब खास नज़र रख रहा है। बहुत से लोग आज भी इस बात से अनजान हैं कि अगर उन्होंने गलती से भी तय लिमिट से ज़्यादा लेन देन कर लिया तो उन्हें सीधे इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है, और यही एक छोटी सी चूक आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। दोस्तों, अगर एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ गया तो फिर आपको अपनी हर छोटी बड़ी ट्रांजैक्शन का हिसाब देना पड़ सकता है। कहाँ से पैसा आया, क्यों आया, कहाँ खर्च हुआ, हर चीज़ का सबूत मांगा जा सकता है। और अगर आप सही जवाब नहीं दे पाए तो आपके ऊपर भारी जुर्माना यानी कई मामलों में 300% तक पेनल्टी भी लग सकती है। इसलिए पहले से सावधान रहना ही सबसे समझदारी वाला कदम है। इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 से 6 बेहद ज़रूरी ट्रांजैक्शन लिमिट्स, जिनकी जानकारी हर उस व्यक्ति को होनी चाहिए जिसके पास सेविंग अकाउंट है, चाहे बैंक कोई भी हो। अगर आप इन लिमिट्स को सही तरीके से समझ लेते हैं और उनका ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए आप कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में नहीं आएंगे और ना ही आपको नोटिस मिलने की नौबत आएगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिए ताकि कोई भी ज़रूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए। और ऐसी ही ज़रूरी और काम की जानकारी समय समय पर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने परिवार और जानने वालों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और विस्तार से समझते हैं उन ज़रूरी पॉइंट्स को जिन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके सेविंग अकाउंट से जुड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए तय किया है, ताकि आप पहले से सतर्क रह सकें। दोस्तों, इस समय साल 2025 चल रहा है और इसके बाद 1 अप्रैल 2026 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का पूरा वित्तीय वर्ष। इस पूरे साल के दौरान आपके सेविंग अकाउंट से होने वाली नकद निकासी यानी कैश विड्रॉल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक निश्चित सीमा तय कर रखी है। अगर आपने इस तय सीमा से ज़्यादा कैश निकाला तो आप सीधे विभाग की नज़र में आ सकते हैं और आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का नोटिस भेजा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अब सेविंग अकाउंट से कैश निकालते समय आपको थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा कैश निकाला और बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपसे उसका स्रोत पूछा और आप सही जवाब नहीं दे पाए तो ये आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। इससे न सिर्फ जुर्माना लग सकता है बल्कि आपकी पूरी फाइनेंशियल स्थिति पर असर पड़ सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं एक और बहुत ही अहम नियम की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी तय कर दिया है कि एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप अपने सेविंग अकाउंट में अधिकतम कितना पैसा जमा कर सकते हैं। अगर आप अनजाने में भी इस तय सीमा को पार कर जाते हैं तो फिर आपको सीधे नोटिस मिल सकता है। इतना ही नहीं, आज के समय में डिजिटल ट्रांजैक्शन भी पूरी तरह से ट्रैक किए जा रहे हैं। चाहे आप यूपीआई के जरिए गूगल पे, फोन पे या पेटीएम का इस्तेमाल करते हों, साल भर में आप कितना पैसा भेजते हैं और कितना पैसा रिसीव करते हैं, इसकी भी एक लिमिट तय की गई है। इस लिमिट को जानना अब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि एक वित्तीय वर्ष में आप अधिकतम कितनी राशि की एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने तय सीमा से ज़्यादा एफडी कर दी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सिस्टम अपने आप अलर्ट हो सकता है और आपको नोटिस भेजा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट्स हैं, जैसे 2, 3 या उससे भी ज़्यादा, तो आप एक दिन में कुल मिलाकर कितना पैसा निकाल सकते हैं ताकि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की लिमिट क्रॉस ना हो, इसकी जानकारी भी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। और अंत में दोस्तों, हम उस सबसे अहम सवाल पर बात करेंगे जिसे लेकर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट में एक साथ अधिकतम कितना पैसा रख सकते हैं, क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सीधी सीधी नज़र बैंक बैलेंस पर भी रहती है। अगर आपके खाते में तय सीमा से ज़्यादा पैसा रखा गया और आप उसका सही स्रोत नहीं बता पाए तो आपको नोटिस का जवाब देना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इन सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन की। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करता है। ज़रूरत पड़ी तो तुरंत पैसे भेज दिए, कहीं से आए तो तुरंत रिसीव कर लिए। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि यूपीआई के जरिए होने वाले लेन देन पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नज़र रखता है। भले ही सीधे तौर पर यूपीआई की कोई डेली लिमिट इनकम टैक्स की तरफ से घोषित नहीं की गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन ट्रैक नहीं होते।
दरअसल अगर आपके सेविंग अकाउंट का कुल सालाना टर्नओवर यानी भेजे और पाए गए पैसों को मिलाकर एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं। ऐसे मामलों में आपको सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं बल्कि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से भी नोटिस आ सकता है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन की मांग की जा सकती है। मतलब साफ है, अगर आपने पूरे साल में यूपीआई से मिलाकर करीब 20 लाख रुपए का लेन देन कर लिया तो विभाग की नज़र आप पर पड़ सकती है। ये नियम खास तौर पर उन लोगों के लिए ज़्यादा अहम है जो आईटीआर फाइल नहीं करते। जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं वे पहले से ही अपनी आमदनी और खर्च का पूरा विवरण सरकार को दे देते हैं, लेकिन जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते उनके लिए ज़रूरी है कि वो यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतें और सालाना 20 लाख रुपए की सीमा को किसी भी हाल में पार न करें, वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आना तय है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। अब दोस्तों बात करते हैं सेविंग अकाउंट में कैश जमा करने की सबसे ज़रूरी लिमिट की। यहाँ आपको एक बात बहुत साफ साफ समझनी होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैश डिपॉजिट के लिए एक तय सीमा रखी है और वो है 10 लाख रुपए प्रति वित्तीय वर्ष। यानी आप पूरे साल में कैश के जरिए अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, ये नियम सिर्फ कैश डिपॉजिट पर लागू होता है, ना कि चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई ट्रांजैक्शन पर। आपके पास चाहे एक बैंक अकाउंट हो या 10, ये लिमिट आपके पीएन कार्ड से जुड़ी होती है। मतलब सभी खातों को मिलाकर भी कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये सीमा पार कर ली और आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस सीधे आपके पते पर आ सकता है। ठीक इसी तरह कैश विड्रॉल यानी नकद निकासी पर भी नज़र रखी जाती है। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज़्यादा कैश निकालते हैं और वो तय सीमा से ऊपर चला जाता है तो ये भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन माना जाता है। कई लोग ये सोच लेते हैं कि अगर अलग अलग बैंकों से पैसा निकाला जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ये एक बड़ी गलतफहमी है। आज के समय में पैन, आधार, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट आपस में लिंक होते हैं। सरकार के पास हर ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड मौजूद रहता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने 15 से 20 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन किया, फिर भी उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुरंत नोटिस नहीं भेजता। उनके पास 3 साल तक का समय होता है। यानी अगर आपने 2025 में कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है तो 2028 तक कभी भी नोटिस आ सकता है। और अगर आपने उस नोटिस का सही जवाब नहीं दे पाए या ट्रांजैक्शन का सोर्स साबित नहीं कर पाए तो वो रकम अनएक्सप्लेन्ड इनकम मानी जा सकती है, जिस पर भारी टैक्स और जुर्माना लगाया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो कैश से जुड़ी हर लेन देन में बेहद सावधानी बरतना जरूरी है। छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन सकती है। अब बात करते हैं एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की। बहुत से लोग पूछते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी राशि तक की एफडी कराई जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आप कैश के जरिए एफडी करवा रहे हैं तो यहाँ भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 10 लाख रुपए की सीमा तय कर रखी है। यानी पूरे साल में चाहे एक बैंक हो या कई, पैन कार्ड के आधार पर आप अधिकतम 10 लाख रुपए की ही कैश एफडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके खाते में पैसा पहले से मौजूद है या आपको रकम यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस या चेक के जरिए मिली है तो उस पैसे से आप ज्यादा रकम की एफडी करा सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होती। दिक्कत सिर्फ तब आती है जब आप नकद पैसा लेकर बैंक जाकर एफडी कराते हैं। वहां तय लिमिट का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपको सेविंग अकाउंट से जुड़ी इनकम टैक्स ट्रांजैक्शन लिमिट्स की सही और साफ जानकारी मिल गई होगी। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि बैंकिंग और टैक्स से जुड़ी हर ज़रूरी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।